हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ये क्लास 12th का मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट यानी रसायन विज्ञान का जो पेपर आपका हुआ है, ये इस पेपर का हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, विषय कोड आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर 118 है, समय 1 घंटा 30 मिनट है, पूर्णांक 50 है। और इसमें देखिए दिया गया है कि जो 1 से लेकर के 30 तक जो प्रश्न हैं उनमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। तो यहाँ पर तो कहा गया है किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर दें, लेकिन हम लोग पूरा 30 प्रश्न जो दिया गया है सारे प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, हल देखेंगे। ठीक, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। ठीक, तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पहला प्रश्न, जलीय विलयन में सबसे अधिक अस्थायी आयन है, द मोस्ट स्टेबल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे अधिक अस्थायी आयन कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे ये क्रोमियम 3+ का, तो इसमें 3D3 और 4S0 आ जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा 4S से और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपके इसके D से। तो ये क्योंकि क्रोमियम जो होता है हाफ फिल्ड होता है ना, क्रोमियम हाफ फिल्ड होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, इस बात को याद रखना है। और एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में तो ये क्रोमियम 3+ ही होगा। दूसरा प्रश्न है, लैंथेनाइट की सबसे प्रचलित ऑक्सीकरण अवस्था है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग द लैंथेनाइट्स आर। तो इसको तो रट लेना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है लैंथेनाइट का वो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा +2 और +4 भी होता है, लेकिन ये प्रचलित है, मोस्ट कॉमन की बात कर रहा है तो +3। इसके अलावा +2 और +4 भी होता है, इसको भी याद रखना है। तीसरा प्रश्न, समान आकार के जोड़े हैं, दी पेयर्स ऑफ द सेम साइज आर। सेम साइज आप जान रहे हैं, वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जिरकोनियम 4+ और हाफनियम 4+ ये दोनों सेम होते हैं, इसको याद रखना है। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन यानी 18 हो गया और 3D6 वाला आयन है, यानी 3D6 वाला आयन इसमें नीचे जो दिए गया इसमें से कौन सा है? दी आयन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D6 इज। तो वैसे भी पहले का अगर आप चेक करें तो कोबाल्ट आप जानते हैं 27 होता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो आप चेक करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3d7। तो इसमें आप चेक करिए, यही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोबाल्ट का, क्योंकि यहाँ देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 7 27 और यहाँ पर कोबाल्ट 3+ कहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे 0 हो जाएगा और एक आपको इस D से निकालना पड़ेगा, एक निकालेंगे तो यहाँ 3D6 हो जाएगा, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोबाल्ट 3+ 3D6 से देखिए इससे मिल रहा है, तो यही पहला ही सही है। पाँचवें नंबर का प्रश्न देखें, जलीय विलयन में रंग प्रदर्शित करने वाला आयन है, द आयन दैट एग्जिबिट्स कलर इन एक्वस सॉल्यूशन इज। एक्वस सॉल्यूशन में आयन का ये रंग पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? तो देखिए स्कैंडियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 18 हो गया। लैंथेनियम है 3+,
अब आप इसमें से देखेंगे, इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो वो आयन शो नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पेयर्ड है। जबकि आप सी वाले ऑप्शन में अगर आप चेक करें ध्यान से, टाइटेनियम 3+ में, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन 3 निकलता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं वही रंग शो करते हैं, जबकि ल्यूटेशियम 3+ में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे ये 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो आप जान रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा ये टाइटेनियम 3+, क्योंकि यहीं पर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, इसलिए यही कलर शो करेगा। ठीक, 6वें नंबर का प्रश्न देखिए, यूरेनियम किसके विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यूरेनियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इसको थोड़ा सा याद अगर कर लें ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जो आप बी नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं UF4 यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड जो आप देख रहे हैं, अगर ये दिया रहे या इसके अलावा अगर दिया रहे KUF5 ये बाद में अपघटित होकर के KF अलग होगा तो UF4 बचता है। तो इसी का क्या किया जाता है कि इसी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इसको पहले तो डिजॉल्व किया जाता है मोल्टेन स्टेट में, है ना, यानी कि गलित अवस्था में कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के साथ, फिर उसके बाद यूरेनियम ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। ठीक, 7वां नंबर देखें, क्रोमियम 2+ का चुंबकीय आघूर्ण किसके निकटतम है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2+ इज नियरेस्ट टू। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का ये फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। ठीक, इस फार्मूले से निकालेंगे। अब n बराबर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। क्रोमियम का 24 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो आप जान रहे हैं कि लास्ट में अगर आप देखें, जैसे आप चलिए पूरा लिख देते हैं 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4, ये एक्सेप्शनल है क्रोमियम आप जानते हैं, 4s1 और 3d5। अब 2+ कहाँ है? 2+ अगर कह रहा है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यस से निकालिए और एक यहाँ से निकालेंगे, तो 3d में से एक जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। आप जान रहे हैं 4s में 0 हो जाएगा और 3d4 हो जाएगा, 3d4। तो 3d4 जब हो जाएगा, देखिए 3d जब 4 हो जाएगा किसका? लास्ट में क्रोमियम 2+ जब आप करेंगे तो यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे? आप देख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4, 1 2 3 4, चारों अयुग्मित हो गए। अब अगर आप निकालते हैं 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए तो म्यू इज इक्वल टू अगर आप चेक करेंगे तो n कितना हो गया? फार्मूला भी बताए थे n इंटू n+2, तो 4 और ब्रैकेट में 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 4 2 6 6 चौक 24, तो ये 24। अब देखिए 24 आ गया तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि अगर 25 होता तो 5 आ जाता, 5 5 25। ऐसे ही अगर आप चेक करेंगे, देखिए किसका चेक करेंगे तो बराबर आ जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें आयरन 2+ याद रखे रहिए कितना आएगा? √ इसका क्रोमियम 2+ का √24 आया था, तो Fe2+ का अगर आप चेक करें Fe का 26 होता है, और इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6, है ना। इसके बाद 4s2, ये एक्सेप्शनल तो है नहीं, 4s2 फिर 3d6,
और अगर यहाँ 2+ है, 2+, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये फिर 2+ है, तो 2+ अगर करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक, 4s में। अब 3D6 वाला भर के चेक करिए, 3D6 का आप भर के चेक करिए 3D6 का, तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो 4 यहाँ भी मिल गए अयुग्मित, और 4 अगर अयुग्मित हैं तो म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 यानी 4 और 4+2, देखिए कि आ गया ना, 4 2 6 6 6 24 √24, तो इक्वल आ गया, इसलिए ऑप्शन पहला ही मिल गया है 7वें का, तो आपका 7वें का ए सही हो जाएगा, ठीक। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, सबसे कम गलनांक वाला तत्व इसमें कौन सा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान दीजिए। जैसे गलनांक आप जानते हैं सबसे कम अगर पूरे आवर्त सारणी में पूछा जाए तब तो हीलियम हो जाएगा। पूरे आवर्त सारणी में अगर कहा जाए, पूरे आवर्त सारणी में अगर कहा जाए, सारणी में, आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक तब तो हीलियम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है तो इम्पॉर्टेंट है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंटिज, तो इसमें से पूछा है क्रोमियम, आयरन, निकिल, कॉपर में। तो आप चेक करेंगे क्रोमियम में, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान देना है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा गलनांक होगा, याद रखे रहिए ये टर्म, ठीक है। गलनांक अगर चेक करना है, सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ सबसे कम पूछा है, तो क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, ठीक, क्योंकि 4s1 और 3d5 आता है। आयरन का अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा केवल 4, क्योंकि लास्ट में 3d6 होता है तो 4 आएगा। निकिल में चेक करेंगे तो इसमें आपको 2 मिलेगा, और कॉपर में 1 अयुग्मित मिलेगा, और सबसे कम अगर जहाँ अयुग्मित है तो उसी का सबसे कम गलनांक भी होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चेक करें 9वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए ब्लैंक दिया है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या मौजूद होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको चेक करना पड़ेगा। कैडमियम का अगर आप देखेंगे, कैडमियम जो देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखें, कैडमियम का 48 होता है, कितना होता है 48, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो ये क्रिप्टन हो जाएगा, क्रिप्टन और 4d10 और 5s2, और अब अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इसमें से निकालिए और 1 इसमें से निकालिए, तो 3d9 होगा, तो 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें आया, इसमें कितना आ गया 1, ठीक, मैं यहाँ 1 लिख दिया। और देखिए ये YB2+, इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो 70 होता है, कितना 70, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे YB2+ का, तो पहले तो YB के निकाल दीजिए, है ना, YB के निकाल दीजिए, तो ये YB क्या है निकालिए, 2 इलेक्ट्रॉन अभी निकाल दीजिएगा, 70 का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए जेनान लिखना पड़ेगा, जेनान ब्रैकेट में, और इसके बाद 4f14 और 6s2, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो 0 आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो 4f14 में पूरा भरा है, इसलिए 0 यहाँ आ गया, कितना आ गया 0, और ये कहा है अयुग्मित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो अभी तो 1 आया पहले में और दूसरे में 0, 1 आया इसमें और दूसरे में 0। अब इसका हम लोग निकाल देते हैं टर्बियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वो पहले तो एटॉमिक नंबर चेक करिए, एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 65 आएगा, ये लैंथेनाइट का तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करेंगे
तो जेनान हो जाएगा 54 तक, तो ऐसे हो गया। और इसके बाद 4F9 आ जाएगा और 6S2 आ जाएगा। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकालेंगे तो इसमें 1 आ गया। केवल देखिए 4 1 क्या 9 के 9 आ रहे हैं, 9 के 9 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि F को भरेंगे, सॉरी 9 के 9 नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। ऐसे इसका 1 है 0 है ना। देखिए मैं 4F9 में भरूँगा, इसका 1 है, इसका 0 है और 4F9 अगर हम भर रहे हैं 7 बना लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 खींचेंगे 7 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने अयुग्मित आए 1 2 3 4 5, इसमें 5 अयुग्मित आ गए। ठीक, 5 अयुग्मित आ गए हैं। और इसमें प्रोमेथियम में देखिए, तो अभी याद रखे रहिए 1 0 5 आ चुका है, कितना आ गया 1 0 और 5। अब हम लोग प्रोमेथियम का देख लेते हैं। प्रोमेथियम का अगर वो देखेंगे एटॉमिक नंबर तो 61 होता है, ये भी लैंथेनाइड में आएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका ये जेनान आ जाएगा। और फिर 4F5 और 6S2 कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है 3, 2 यहाँ से निकालिए 1 यहाँ से निकालेंगे तो इसमें 4 आ जाएगा, 4। तो सबसे ज़्यादा यहीं तो मिल रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन, सी। ठीक, 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, अम्लीय माध्यम K2Cr2O7 किसमें परिवर्तित हो जाता है, K2Cr2O7 इन एन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट्स इनटू, तो इसको तो वैसे भी आप रख लीजिए कि यहाँ +6 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है और ये कम में आएगा, यानी +3 में आ जाता है अम्लीय माध्यम में। और अब वैसे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये होता है, जैसे इसको अलग करें K2Cr2O7 में 2K+ और Cr2O7 2-। ठीक, अम्लीय माध्यम में यहाँ पर हाइड्रोजन आप जोड़ते हैं, हाइड्रोजन आयन ये जोड़ेंगे और तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 2Cr3+, ठीक, और प्लस 7H2O मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 7H2O। ठीक, तो 7 दूनी 14, यहाँ 14H+ करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन संतुलित करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 3+ में कन्वर्ट हो गया अम्लीय माध्यम, H+ मतलब ही अम्ल है। ठीक है, अम्लीय माध्यम, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखे रहना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, सिंपल है, जब पढ़े रहेंगे अच्छे से तभी कर पाएंगे, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु आयन Cn- के साथ एक अस्थिर कॉम्प्लेक्स बनाता है। द मेटल आयन फॉर्म्स एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ Cn साइनाइड के साथ, विच जिसमें से कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप पढ़े रहेंगे अच्छे से तभी कर सकते हैं, है ना। ये Cu2+ इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए Cu2+ में जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D9 हो जाएगा और D9 सिस्टम जो होता है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। और ये नॉन डीजनरेटेड ऑर्बिटल होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो ये याद रखे रहिए, D9 जो होता है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट शो करता है, इसीलिए ये जो होता है अस्थिर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं, आयन जो अस्तित्व में नहीं है। आयन इसमें कौन सा अस्तित्व में नहीं है, तो देखिए Cu2- जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं ये सही होगा। ऐसा क्यों होगा, तो क्योंकि आयोडीन माइनस यानी I- जो देख रहे हैं यह एक प्रबल अपचायक है। ठीक है, और ये क्या करता है, यह Cu2+ को Cu+ में चेंज कर देता है ना। Cu2+ को, इसमें Cu2+ है Cui4 2- में,
तो ये क्या करेगा, Cu2 प्लस को Cu प्लस में कन्वर्ट कर देता है, कौन, I माइनस। इसलिए ये आपका जो होगा अस्थिर है, यानी अनस्टेबल है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण 2.84 बोर मैग्नेटान द्वारा दिया जाता है। द मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटान इज गिवन बाई। तो इसमें तो सिंपल है कि आपका क्या हो जाएगा, इसको आप अभी चेक करके आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। अब जैसे अगर आप 2.84 अगर निकालना है तो देखिए इसमें से चेक कर लेते हैं हम लोग किसका हो जाएगा। जैसे अगर हमें चेक ही करना हुआ, आइए निकिल 2 प्लस का चेक कर लेते हैं। निकिल 2 प्लस का इसका 28 होता है, आप जानते भी हैं निकिल का 28 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3d8 आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28 और अगर 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे यस में से। तो 3d8 का अगर आप बनाइए, देखिए डी में 5 1 2 3 ये 4 बनाएंगे तो अपने आप 5 बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अयुग्मित आए। अब हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो 2 और यहाँ रखिए ये 2 प्लस 2 तो 2 2 4 4 दूनी 8। 8 का अगर आप निकालेंगे, 8 का निकालेंगे √8 को सॉल्व करिए। अगर 9 होता तो 3 आ जाता, यानी 3 आ जाता। तो ये तो 2.84 आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन यही डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कांच का नीले रंग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ब्लू कलर ऑफ द ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो इसको रट लेना है, कोबाल्ट ऑक्साइड होता है COO। ये C के बाद O स्मॉल लिखना है, फिर ये कैपिटल, तो कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक। ये ब्लू कलर शो करता है इसी कंपाउंड के कारण। इस कंपाउंड का यूज होता है कांच बनाने में। 15 नंबर का प्रश्न देखें। सिक्का किससे बना होता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। क्वाइन इज मेड अप ऑफ। क्वाइन जो होता है, सिक्का जो होता है वो किससे बना होता है? तो देखिए सिक्का जो होता है वो निकिल, कॉपर और जिंक से बनते हैं। सिक्का किससे बनता है? निकिल से, कॉपर से और जिंक से, इनसे बनता है। और अगर क्वाइनेज मेटल कहे, किसे कहते हैं? अगर कहे कि क्वाइनेज मेटल कौन है, सिक्का किससे बनता है, ये हो गया, ठीक है। क्वाइनेज मेटल किसे कहते हैं? तब तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्वाइनेज मेटल CuAgAu होता है, ये क्वाइनेज मेटल है, ठीक। सिक्का धातुएं हैं, पहले इन्हीं सिक्का बनाया जाता था। तो अब निकिल, कॉपर और जिंक, विशेष रूप से जो सिक्का होता है ना, वो एक ही धातु से नहीं बनाया जाता कि केवल निकिल से बना दे, किसी केवल कॉपर से बना दे या जिंक से, क्योंकि ये एलॉय होता है, इसमें मिक्स होता है। लेकिन मिक्स रहेगा तो निकिल या निकिल के साथ कॉपर या कॉपर के साथ जिंक, ये सब। तो अब आप चेक करिए, जैसे कॉपर के साथ एल्युमिनियम दिया तो ये तो होगा नहीं। केवल कॉपर अकेले हो नहीं सकता, केवल आयरन भी नहीं हो सकता, आयरन तो है ही नहीं इसमें। तो इनमें से कोई नहीं ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। ये बात जानते रहिए। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक अस्थिर प्रजाति कौन सी है? अत्यधिक अस्थिर अगर पूछा जाए तो स्कैंडियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3D में एक ही बचेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से बहुत तेज़ी के साथ क्रिया करना चाहेगा, तो स्थिरता नहीं रहेगी। तो हाईली अनस्टेबल यही स्कैंडियम 2 प्लस ही है, ठीक। और प्रतिचुंबकीय कौन है? देखिए 17 नंबर का प्रश्न आप चेक करिए। प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है, तो आरएम में अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आरएम का,
तो इसमें इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो पहले तो जेनान आ गया, जेनान ऐसे 54 हो गया, 6s1 हो जाएगा और 4f14 आ जाएगा और साथ में 5d10 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें तो ए का युग्मित आ गया, ए का युग्मित आ गया तो ये आरम तो हो नहीं सकता, कंफर्म हो गया आपका। ठीक, अब बात आ गई पैलेडियम की। पैलेडियम में अगर आप चेक करेंगे, पैलेडियम एक्सेप्शनल केस है, ध्यान दीजिए 46 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पैलेडियम का चेक करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, देखिए पैलेडियम का क्रिप्टन कर लीजिए, ये 36 यहीं हो गया और 4d10, ठीक है 36 10 46, सभी के सभी इसमें पेयर्ड हैं, सब के सब पेयर्ड हैं। और जब सब के सब पेयर्ड होते हैं तो वही तो प्रतिचुंबकीय होता है, डायामैग्नेटिक, तो इसका तो सी ही हो गया। टंगस्टन का देखेंगे, वोल्फ्राइम इसका लैटिन नेम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जेनान और 4 या 14, 5d4 और 6s2, तो 5d4 में अयुग्मित आ गया तो ये भी नहीं होगा। नियोबियम में आप चेक करेंगे तो क्रिप्टन और 4d4 और 5s1, तो इसमें तो 4 1 5 यानी कि 4d4 और 5s1 5 अयुग्मित आ गया तो ये भी नहीं होगा, तो आपका पैलेडियम ही सही हो जाएगा इसमें। ठीक, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लौह चुंबकीय तत्व है तो फेरोमैग्नेटिक तत्व 3 याद रखे रहिए, यही तो होते हैं, है ना। फेकोनी, फेकोनी यानी कि फे मतलब फेरम, आयरन और कोबाल्ट निकिल, तो इसमें से ऑप्शन कोबाल्ट दिया है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 18 नंबर का, ऑप्शन बी। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्वारेजिया परिवर्तित करता है। सबसे पहले तो हम जान ले एक्वारेजिया है क्या। आप जानते हैं कि HCl और HNO3, HCl और HNO3 अगर 3:1 के अनुपात में, यानी 3 भाग HCl है 1 भाग HNO3, तो इसी को एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक, इसमें आप गोल्ड डालेंगे तो उसमें चीनी की तरह धीरे धीरे थोड़ा समय लेगा लेकिन घुल जाएगा, है ना, कांच घुल जाएगा एक्वारेजिया में। तो अब एक्वारेजिया किसको परिवर्तित करता है, तो एक्वारेजिया जब आरम, ये गोल्ड जिसे आप कहते हैं, इसको इसमें डालेंगे तो ये AuCl4- बना लेता है। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन Cl- को Cl2 में परिवर्तित करता है। Cl- को Cl2 में इसमें से कौन परिवर्तित करेगा, तो KMnO4। ठीक, KMnO4 क्या करता है, Cl- को Cl2 में परिवर्तित कर देता है, ये याद रखे रहना है ना। पोटेशियम परमैंगनेट जिसे आप कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट Cl- इंटू Cl2, तो ये KMnO4। पीला रंग, 21 नंबर क्वेश्चन, पीला रंग दिखाने वाला लैंथेनाइड कौन है, इसको रट लीजिए, समैरियम 3+ होता है। ठीक, ये लैंथेनाइड श्रेणी का ये तत्व समैरियम है और ये पीला रंग दिखाता है, तो याद रख लेना है इसको डायरेक्ट। 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है, किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है। अब आप इसमें से चेक करिए, देखिए प्लैटिनम का अगर आप देखेंगे तो ये 5D सीरीज में आएगा, मरकरी भी 5D सीरीज में ही आएगा। ठीक है, यमयन आप देखेंगे तो ये तो 3D सीरीज में आएगा और ये Cu भी 3D सीरीज में आएगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता है, तो 3D से ज़्यादा तो 5D क्यों होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब इसमें और इसमें बात आ गई, तो Hg आप जानते हैं मरकरी पारा लिक्विड है ना, तो इसका घनत्व कम होगा, इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। घनत्व ज़्यादा किसका हो जाएगा, प्लैटिनम का, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है मरकरी, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न, किसके द्वारा एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाई जाती, तो वैसे आप यमयन में देखते हैं, यमयन O2 में 4 दिखाता है, KMnO4 में
आप चेक करेंगे तो +7 दिखाएगा, 2 दिखाया। क्रोमियम में भी आप देखते हैं K2Cr2O7 में Cr का +6 है, Cr2O3 कंपाउंड में +3 है तो ये भी 2 दिखाएगा। आयरन में FeO में +2 और Fe2O3 में +3 तो ये भी दिखाएगा। ऑस्मियम बच रहा है, ऑस्मियम भी वैसे दिखाता है, ये डिफरेंट टाइप्स का है ना, +8 भी शो करता है 1 से लेकर के +8 तक। तो इसमें तो आपका कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। अब आप इसमें क्या कहेंगे, है ना। अब वैसे आप तुक्का लगाना चाहें तो इसमें लगा सकते हैं ऑस्मियम में, जबकि इसमें एक भी सही नहीं है, ये बात जानते रहिए। ठीक, 24 नंबर का देखें, संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, जितने डी ब्लॉक के तत्व हैं सब ट्रांजिशन है और सभी धातु होते हैं। हाँ, बात सही है। कुछ धातु कुछ अधातु नहीं, बात गलत है। सभी ठोस नहीं है क्योंकि मरकरी उसी में आता है, मरकरी ये लिक्विड भी है तो ये भी गलत। सभी बहुत उच्च अवक्रियशील होते हैं, ये भी बात सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उन 3 लैंथेनाइट का नाम बताइए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो ये तो याद रख लीजिए, SMEUIB यानी समैरियम, यूरोपियम और यूट्रबियम, तो ये याद रखना है। 26 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। एक्टिनाइड की स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था, एक्टिनाइड है चाहे लैंथेनाइड है वो +3 ही दिखाता है। ठीक, +3 ही दिखाएगा, इसको थोड़ा सा याद रख लेना है। लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड, वो स्थिर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है। ठीक, 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर का, अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसके द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ सबसे ज़्यादा होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डी में आप भरेंगे अगर 5 पाँचों हमें लग रहा है अयुग्मित हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ, और D6 में इसमें तो 5 मिल गया अयुग्मित, और D6 में एक यहाँ भरेंगे तो 4 तब हो जाएगा। ठीक, और 7 भरेंगे यहाँ तब 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। 8 भरेंगे तब तो 2 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अयुग्मित यही है, तो सबसे ज़्यादा इसी का चुंबकीय आघूर्ण भी आएगा। म्यू = n √n × n+2 जब आप करेंगे तो इसी के ज़्यादा आएगा, तो D5 आपका इसमें करेक्ट होगा। CrO3 लाल या नारंगी रंग का होता है, ऑक्साइड की प्रकृति है। तो देखिए CrO3 जब कभी किसी मेटल का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए तो वह एसिडिक हो जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम निकालेंगे तो +6 आएगा और हाईएस्ट है ये, तो एसिडिक हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और लोवेस्ट होगा तो बेसिक हो जाएगा। ठीक, मिडल में आता है तो एम्फोटेरिक बन सकता है, तो यहाँ हाईएस्ट है तो एसिडिक होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के साथ संलयन पर AgCl देता है। AgCl ऑन फ्यूजन विथ सोडियम कार्बोनेट गिव्स, तो इसको तो देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं जस्ट क्या होगा। जैसे AgCl के साथ क्रिया करवाना है किसकी, AgCl के साथ क्रिया करवाना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, इसकी क्रिया करवाएंगे और ये लगभग क्रिया 850 से 900 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 850 से लेकर 850 लिख दीजिए, 900 डिग्री सेल्सियस पर ये क्रिया होती है। तो इसमें क्या बनता है, Ag बन जाएगा और NaCl भी बन जाएगा, NaCl, और साथ में इसमें CO2 भी बन जाता है, 2CO2। इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 4Ag हो जाएगा और यहाँ 2 Na2CO3 हो जाएगा, और 4 जब Ag हुआ तो यहाँ भी 4Ag हो जाएगा और NaCl भी 4 NaCl बन जाएगा और 2CO2। ठीक, तो Ag बन रहा है, Ag बनेगा, सिल्वर बन जाएगा। ठीक, तो याद रखे रहना है। 30 नंबर का प्रश्न, उत्प्रेरक के लिए किस शर्त की आवश्यकता नहीं है। वेरिएबल वैलेंसी उत्प्रेरक दिखाते ही है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं शो करना जरूरी है।
इम्पटी ऑर्बिटल तो होता ही है, फ्री वैलेंसी भी इनके सरफेस पर देखने को मिलता है। तो डी, ये 30 का बी ऑप्शन, डी भी नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इस तरीके से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को समाप्त कर लिए हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हर मंथ के जो ये क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करवाएंगे और आप अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं। हम इसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी ये सेक्शन बी के जो क्वेश्चन हैं बस शॉर्ट में बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, आप इसको समझ लेंगे। ठीक, जैसे देखिए यहाँ संक्रमण तत्वों से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सिंपल है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, है ना, आंशिक रूप से डी कक्षक भरे होते हैं संक्रमण तत्वों के, ये याद रखे रहिएगा। ऐसे तत्व जिनका आंशिक रूप से डी कक्षक भरा होता है उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। अब डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो सिंपल आप देख करके कर लेंगे। तीसरा देखिए, संक्रमण तत्व क्वथनांक और गलनांक अधिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, क्वथनांक और गलनांक, याद रखे रहना है। CuSO4 × 5H2O के नीले रंग की व्याख्या करें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो H2O है 5H2O, ये लिगैंड की तरह व्यवहार करता है और ये Cu2+ को घेरे रहता है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसमें डी संक्रमण होता है और इसीलिए रंग उत्पन्न होता है। अंतरालीय यौगिक क्या है, ऐसे यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए क्यों प्रसिद्ध है। देखें, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल। अब देखिए इसमें सिंपल आपको ये याद रखना है कि ये अंतरालीय यौगिक क्या है। ये अंतरालीय यौगिक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि देखेंगे, वो तो पहली बात तो ये याद रखे रहिए कि उसमें डी अपूर्ण होगा, डी कक्षक अपूर्ण होता है और उनमें जो वाइट्स बनते हैं, वाइट्स बनता है, रिक्तियाँ बनती हैं और वो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन को क्या करते हैं, उसमें फिक्स कर लेते हैं अपने जो अंतराणविक अवकाश बनता है उसमें वो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो अंतरालीय यौगिक होते हैं। इसके बारे में ये शॉर्ट में थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लेंगे डिटेल में। लैंथेनाइट द्वारा प्रदर्शित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो लैंथेनाइट तो +3 मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसके अलावा +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है लैंथेनाइट, तो इस बात को याद रखे रहिए। 7वें नंबर का प्रश्न अगर आप चेक करेंगे तो Mn2+ यौगिक, देखिए Mn2+ यौगिक Fe2+ की तुलना में ऑक्सीकरण की +3 अवस्था के प्रति अधिक स्थिर क्यों होता है। क्योंकि Mn2+ जो होता है वो अधिक स्थिर होता है क्योंकि उसमें जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो उच्च होती है ना, स्टेबल होता है। ये किसकी, तो याद रखे रहना है Mn2+ इज मोर स्टेबल विथ हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये याद रखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं की पहली श्रृंखला के ऑक्सो मेटल आयनों के नाम बताइए जिसमें धातु अपनी समूह संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसमें संक्रमण धातुओं पहली श्रृंखला अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपका ये बनाता है, देखते हैं आप, MnO4-, इसको आप मैग्नेट कहते हैं, है ना। तो +7 भी है इसका वो समूह की संख्या और +7 ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखाता है, ये मैग्नेट आयन है। ऐसे ही आप चेक करेंगे CrO4 2-, ठीक है, तो ये क्रोमियम +6 दिखाता है और +6 इसका समूह की संख्या भी है, ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर दिया, इसको आप कहते हो क्रोमेट। ऐसे ही वैनेडेट भी दिखाता है, वैनेडेट क्या है, VO3-, वैनेडियम +5 दिखाता है। ठीक, तो इस तरीके से देखें, यही हैं ये
जिसे आप ऑक्सोमेटल आयन कहते हैं। इसको मैग्नेट कहेंगे, इसको क्रोमेट कहेंगे, इसको वाइनेडेट कहेंगे। इसका समूह 7 है और देखिए 7 ऑक्सीकरण संख्या भी दिखाया। क्रोमियम का 6 समूह है, +6 भी दिखाया, और वाइनेडियम का 5 है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखाया। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखें। संक्रमण धातुएं और उनके कई यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाते हैं, ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाते हैं। अब संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, ऐसा क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी जब होती है इसमें, तो डी ट्रांजिशन शो करते हैं, इसीलिए ये संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन, इसीलिए ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। अब आप देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इसमें 3 ही हल करना, हम हिंट दे रहे हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच अंतर तो सिंपल है। लैंथेनाइड जो होते हैं, आप जानते हैं कि लैंथेनाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +2 +4 भी दिखाता है, जबकि एक्टिनाइड में आप देखेंगे +3 तो दिखाएगा, इसके अलावा और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। देखिए, हाँ देखिए, आपको यहाँ पर हम इसमें डिफरेंस ही बता देते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में। एक तो ये देखिए, पहली बात तो आप ये बता दीजिएगा कि चलिए हम इसी क्रम से बता देते हैं। ये डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 4f इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 4f ऑर्बिटल में लैंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, और इसमें 5f में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है। और इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी 4f ऑर्बिटल की उच्च होती है और बाइंडिंग एनर्जी 5f ऑर्बिटल की कम होती है। और देखिए ये क्या करते हैं, दे शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कम बनाते हैं, जबकि ये ग्रेटर टेंडेंसी होती है इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की। इसके अलावा ज़रा देखें, जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। जैसे देखिए एक्टिनाइड्स में यूरेनियम 3+ ये लाल कलर का होता है, यूरेनियम 4+ ग्रीन हरे रंग का होता है, और UO2 ये येलो रंग का होता है, ये ध्यान दें। और दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन, ये ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते लैंथेनाइड, जबकि एक्टिनाइड ऑक्सोकैटायन बनाते हैं, UO2 NPO2। देखें, इसके अलावा देखिए लैंथेनाइड जो होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +2 और +4 भी दिखाते हैं, जबकि जो एक्टिनाइड होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते ही हैं, इसके अलावा वो +4 और +5 +6 +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने अंतर देख लिया। ठीक, अब देखते हैं ये 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? सिंपल है, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? F ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये संक्रमण के अंदर है, यानी कि D ब्लॉक के अंदर ही है। ये तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु संख्या आंतरिक संक्रमण तत्वों की परमाणु संख्या है। अब देखिए, आप जानते हैं लैंथेनाइड जो होता है, लैंथेनाइड जो होते हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं? तो ये तो आपके सीरियम 58 से लेकर के 71 तक, यानी सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक ये होता है। और एक्टिनाइड की अगर बात करेंगे, एक्टिनाइड की बात करेंगे तो ये आपको 90 से लेकर के मिलेगा 103 तक, 103 तक। 90 किसका है? 90 है थोरियम का और 103 है लॉरेंशियम का। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा परमाणु क्रमांक आएगा, तो आप खुद ही समझ लीजिए। 29 तो नहीं आ रहा, 59 भी नहीं आ रहा है, 59 आ रहा है आंतरिक संक्रमण में, तो एक तो 59 आ गया। कहाँ से आ गया? क्योंकि 58 के बाद ही 59 आएगा। 74 देखिए, 74 भी नहीं आएगा, क्योंकि 71 के बाद फिर 72 73 चला जाएगा डी ब्लॉक में। 95 आ जाएगा, ठीक है 95 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 के बाद 102 आप देखें ये भी आ जाएगा,
102 भी आ जाए क्योंकि 103 तक होता है, 104 नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से 59, 95 और 102 ये आ जाएंगे। ठीक, इसको याद रखना है। और 13 नंबर का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, सीरियम 3+ आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए हुंड के नियम का उपयोग करें और स्पिन-ऑर्डर सूत्र के आधार पर इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना करें। तो सीरियम का अगर आप चेक करेंगे, सीरियम का 58 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा आपका जेनान और 4F1 और 5D1 और साथ में 6S2। तो जेनान का तो आ गया आपका ये 54 हो गया, जेनान तक 54 और ये 55, 56, 57, 58 दो इसमें है। अब ये कह रहा है 3+ कर दीजिए, 3+ तो पहले यस में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और इसके बाद डी में से 1 जाएगा तो यहाँ 0, तो एक ही अयुग्मित बचा। अब एक अयुग्मित बचा तो म्यू से निकाल दीजिए, फार्मूला ही है n इंटू n+2। ठीक, तो आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 1+2 कर दीजिए, 2 1 3 1 4, 2 1 3, देखिए ये 2 1 3 और 3 में 1 का गुणा करेंगे, देखिए 2 1 3, 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 1 के 3 ही आएगा। तो √3 आ गया। √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732, ये बोर मैग्नेटान Bm लिख दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, सिंपल है। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पेपर का। अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, इससे आपको लाभ ही मिलेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या है और उन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व आप जानते हैं, इनकी विशेषताएं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है और ये वेरिएबल परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये उत्प्रेरक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो बहुत से इस तरीके से इसकी विशेषताएं हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो आपको पता है क्या करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।